नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं आलिया शाह जी, सीधे यूनाइटेड स्टेट्स से। स्वागत है आपका आलिया जी। जी, और थैंक सभी यू वेरी मच। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया, थैंक मोस्ट यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आज अंतिम दिन है हमारे डिस्काउंट सेल का, हमारे मर्चेंडाइज स्टोर धर्मापणा पर। अवश्य वहाँ जाएँ, लिंक नीचे दिया हुआ है। आलिया जी, पाकिस्तान में साहब पब्लिक में धुरंधर का बड़ा क्रेज है और जो आपका निजाम है उसमें बड़ा खौफ है। ये क्या चक्कर है? ये सर आप लोगों ने क्या कर डाला है कि धूम मचा दिया आपने पूरी दुनिया में। और 6 अरब कंट्रीज जो है, 6 अरब कंट्रीज उन्होंने इसको बैन कर दिया। तो आपने एक हलचली मचा दी है आप लोगों ने। क्या पहले से प्लान था? अच्छा, मैं ये तो ये सोच रही टेक्निकली थी। जो है ना, मैं क्लैरिफाई करूं, अभी मैंने बात कर रहा था हमारे पुराने क्या बोले उसको, स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट के थे, वो तिलक देवेश्वर जी से भी बात कर रहा था। उन्होंने बैन नहीं किया है, हम्म। उन्होंने उसको लाइसेंस नहीं दिया है। तो इट इज अच्छा। टेक्निकली नॉट अ बैन, ओके। इट्स टेक्निकली परमिशन नॉट गिवन येट। दी जा सकती है कभी भी फ्यूचर में, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। अभी लेकिन उन्होंने नहीं दी है। जी जी, तो सर लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा खुश है ना। वो कह रहे हैं कि देखो हमारी बाजू है मानी, हमने कहा कि जी ये तो मूवी आप नहीं पाकिस्तान ने लगाएंगे। बैन कर दिया साहब, पाकिस्तान ने बैन कर दिया और मुझे पता चला पब्लिक में इसको लेके सख्त नाराजगी है। तो आप बताएं क्या स्थिति है? हाँ जी, सर बैन तो कर दिया, आपको पता ही है। बल्कि अब तो पर्चा भी हो गया है। आपके जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं ना, बॉलीवुड के इतने बड़े हम्म, बड़े एक्टर्स, लेजेंड्स, रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना, रहमान हम्म, डकैत जो बने थे, और फिर संजय दत्त और अर्जुन रामपाल, और जो इसके आदित्य धर डायरेक्टर हैं वो, और जो इसके हम्म। राइटर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो इन सब पे पर्चा हो गया है। राकेश बेदी पे भी हो गया। हाँ, और इसमें पर्चा जो है वो कराची की कोर्ट में हुआ है। वहां पे जाके उसके थाने में या जहां पर भी, तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने वाला कोई बंदा, या जो भी, आपको पता है नामालूम अफराद तो बहुत ज्यादा हाँ, पर्चे दर्ज करवाते रहते हैं नामालूम ना। तो नामालूम नामालूम अफराद ने। जी। नामालूम अफराद ने पर्चा दर्ज कराया है नामालूम अफराद के खिलाफ। हाँ, नहीं सर, मालूम अफराद, ऐसे मालूम अफराद हैं ये तो सारे एक्टर्स दुनिया के। क्या बात है सर, ये तो इतने बिग स्टार्स हैं। अब पाकिस्तान में तो नामालूम ही है। नहीं नहीं सर, पाकिस्तान तो बहुत फैन है। बॉलीवुड तो आपको पता ही है, वो तो बचपन से ही घुट्टी में पड़ा होता है। तो सर ये इन एक्टर्स को, और देखिए पर्चा भी क्या दर्ज हुआ है कि इन सबको अरेस्ट कर लिया जाए जहां पर मिले। अच्छा। हाँ, तो ये अब मुनीर मुनीर मियाँ को अब एक एक्सक्यूज मिल गया है कि वो अपनी फौज भेजें इंडिया में इनको अरेस्ट करने के लिए। क्यों? ये तो संजय जी आपने एक नया एंगल खुद से निकाल दिया, तो मेरे जहन में आया। लेकिन मेरे ज़हन में तो सर अभी तक यही है कि ये जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, जैसे ही पाकिस्तान कदम रखें, ये एक्टर्स रणवीर सिंह और संजय दत्त और अक्षय खन्ना, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ना वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे ना वो गिरफ्तार हो सकेंगे। नहीं, उसके पहले तो पाकिस्तान वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उनको हाँ और पाकिस्तान को वीज़ा देना पड़ेगा। हाँ उसके बाद ही तो ये पॉसिबल है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन जब हम देखते हैं कि इससे डिस्पाइट दिस ऑल दिस, जो जनता है यानी कि जो पब्लिक है, उस पे तो सर रील पे रील बन रही है। टिकटॉक से लेकर और इंस्टाग्राम तक सबने जो है ना, लड़के लड़कियों ने वो अक्षय खन्ना वाला ड्रेस सिलवा लिया, वार्डरोब। तो वो अच्छा। पहन पहन के, और वो जो गाना है, वो जो उन्होंने डांस कर छोड़ा, एक लेजेंड, तो उसके ऊपर हम्म, एक्टिंग हो रही है, और टिकटॉक की रील्स बन रही हैं और इंस्टाग्राम की रील्स बन रही हैं। तो जो नौजवान है वो तो ये कर रहे हैं, क्योंकि आपको हम्म, पता है, देखें, जो जिस फिल्म पर बैन लग जाता है ना, वो फिल्म तो बहुत ज्यादा देखी जाती है। ये तो एक है ना फिनोमेनन कि भाई जहां हम्म, पर जिस पे बैन हम्म, लगा वो तो फिर चल पड़ेगा। वो यही हुआ कि जब सबने सुना कि अच्छा बैन लग गया, और फिर ये भी तो है ना कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच ऐसी कोई भी चीज आएगी जिसमें पाकिस्तान अगर कहेगा कि जिसमें इंडिया की बात की गई है, या इंडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर पाकिस्तान ले आरी का वो दौर दिखाया गया है, तो वो तो फिर सब देखेंगे, और वो देख रहे हैं।
लोग रिलेट भी कर रहे हैं ना, वो खास तौर से कराची वाले जो जिन्होंने वो लियारी का वो मंजर देखा है, तो उसको रिलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, बात तो बहुत कुछ सही भी है। और हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो कराची में लोगों से पूछ रहे हैं, तो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा था, ऐसा नहीं था, वगैरह-वगैरह। तो एक अजीब ही तरह का क्रेज़ देखा जा रहा है, कम से कम पब्लिक के लेवल पे। जी, सर ना सिर्फ ये कि लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा था, जो दिखाया गया है उस दौर में, कराची में जो हो रहा था, वो इससे कहीं ज़्यादा था। अ, एक कराची का जो हाल था उस वक़्त, देखिए हमेशा से ये तो बात कोई ढकी-छुपी है ही नहीं। रहमान डकैत के अलावा वहाँ पर कोई एक तो था नहीं, इतने गैंगस्टर्स थे। और जब आप अल्ताफ हुसैन की बात करते हैं, जिसको अल्ताफ भाई कहा जाता है, आपको पता ही है। जो हाँ, उनकी जब पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई कराची के अंदर, जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनी एमक्यूएम, तो आपको पता है कि उस वहां से एक टर्म आई, बोरी बंद लाश। ये टर्म वहां से आई थी। बचपन से लेकर हम बड़े होते होते ये सुनते रहते कि जी जो एमक्यूएम है वो गोली यहाँ पर चल गई, ये दंगे हो गए, फसाद हो गए, हर वक्त तो कर्फ्यू लगा रहता था वहां। और जो एमक्यूएम की जो सियासत थी वो तो बहुत ही वायलेंट एक सियासत रही, और खासतौर पर जब ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ, एमक्यूएम के खिलाफ, तो बोरीबंद लाशें मिलना वहां से। और जो कह रहे हैं कि जैसे कि कुछ तो मैंने भी देखी है, पूरी फिल्म मैं नहीं देख पाई, नेटफ्लिक्स पे आती है तो सही देखूंगी, सिनेमा भी मैं जाने का सोच रही थी कि मैं देखूं कल, लेकिन कुछ फिल्म मैंने देखी है ये। तो उसके अंदर जो वायलेंस दिखाया गया है, तो उस वक्त जब एमक्यूएम का वो दौर था, तो आपको पता है कि वहां पर लोगों के पाँव में और हाथों में वो कील तक ठोंके जाते थे। ऐसा दौर था वो, इतना दहशतगर्दी थी उस वक्त। और ये सबको पता है, ये कोई दो राय नहीं है वहां के रहने वाले। बल्कि मुझे याद है कि हमारे एक जानने वाले थे जिसमें उनकी एक बेटी थी, और वो फिर बड़े बाद में याद किया करते थे, वो अरब कंट्री में चले गए थे, सऊदी अरेबिया शायद। तो उनकी बेटी की एक आंख जाया हो गई थी, किस तरह कि वो वही ये वहां पर ऐसा कोई वो हुआ था, जिसमें गोलियां चली थी, और पूरा वो जब एमक्यूएम का दौर था, और उस वक्त आम लोग जो गुजर रहे होते थे वहां से, उनके ऊपर भी हमले होते थे, वो भी मारे जाते थे बीच में। तो ये तो सबको मालूम है, कराची के लोग तो पास जो वहां हमेशा से वहां के रहने वाले हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये बातें। तो वो जितना दिखाया गया, मेरा ख्याल है वो कम है, इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। और एक वहां पर खौफ का राज हुआ करता था। तो ये, और फिर उसके बाद जो रहमान डकैत है, हमने, अच्छा ऐसा है कि इसका मैंने सर नाम सिर्फ सुना था, नाम तो सुन रखा था, सभी को पता था ना, वो गब्बर सिंह की तरह। हुँ, 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 तो लेकिन देखा नहीं था, तो लेकिन जब ये मूवी आई है, तो हुँ, उसके बाद फिर सबने सर्च करना शुरू कर दिया कि अच्छा रहमान डकैत कौन था, उसकी जरा हम शक्ल तो देखें ना कैसी थी, क्योंकि कराची वाले तो जानते हैं, लेकिन पंजाब में रहने वाले या दूसरे प्रोविंसेस में रहने वाले उसकी शक्ल तो बहुत सारे लोग नहीं जानते ना। तो वो फिर सबने देखना शुरू किया कि अच्छा रहमान डकैत जो है वो कैसा था, देखें अक्षय खन्ना से मिलाकर इन्होंने लिया है तो खुद वो कैसा दिखाई देता था। तो ये सब चल रहा है आजकल पाकिस्तान में। अक्षय खन्ना तो बहुत ज़्यादा हिट हो गया, वो तो रहमान डकैत के रोल में। बहुत सर, वो तो फिनोमिनल एक्टर बन के आए, कैरेक्टर जो उन्होंने किया है अमेजिंग, कह रहे हैं कि मतलब जैसा उन्होंने डांस कर छोड़ा है उसके ऊपर। और कहते हैं कि जो रहमान डकैत था वो इनफैक्ट वो वाकई बड़ा एक शौकीन था शादियों में डांस करने का। वहां पे जो लियारी में शादियां हुआ करती थी, तो उसको जब बुलाया करते थे वहां पे, तो वो वहां पे डांस किया करता था, और उसकी वीडियोस भी हैं ऐसी जिसमें वो डांस कर रहा है। तो और ये जो है ना, ये जो हुँ, गाना बनाया है, इसको कहते हैं, ये जो उसमें रक्स या डांस पेश की, इसको कहते हैं झूमर। तो ये हुँ, झूमर टाइप का है, और ये झूमर चलता है, या तो उसमें है पंजाब के भी कुछ प्रोविंस है, जैसे डेरा गाजी खान, डीजी खान, और इस तरह जहाँ पे झूमर होता है, और सिंध में भी इसको कहते हैं झूमर खेलना। ये तो वो सराइकी एरिया जो है इस सराइकी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सराइकी और सिंध में ये झूमर है। तो वो वही डांस किया करता था। ओके, तो वही अक्षय खन्ना ने भी वही किया है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही किया है। बल्कि मैं देख रही थी, आपको तो खैर मुझसे ज्यादा पता होगा जाहिर है, लेकिन क्योंकि मैं इस बड़ी गौर से मैंने इस मूवी को थोड़ा बहुत देखा भी, और देख रही थी मैं क्या क्या इसके ऊपर आ रहा है, तो उसमें वो बता रहे थे कि अक्षय खन्ना को पहले से जो डांस मूव्स थी वो नहीं बताई गई थी, यानी वो प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की थी। तो वो जब ये सीन करने के लिए आए,
तो उन्होंने ये सीन जब वो जो चलते हुए आ रहे हैं ना, तो वो आ रहे थे तो साथ ही उन्होंने डांस भी शुरू कर दिया और खुद से ही वो मूव्स बनाई हैं। वो कह रहे हैं कि सब हैरान रह गए और डायरेक्टर को और सबको इतना अच्छा लगा कि एक वो स्पेल जो है वो तारी हो गया एक, और सबने उसको जो फिर प्रोलॉन्ग किया, उसको उन्होंने शूट किया और उसी को फिर चलाया जो उन्होंने खुद से मूव्स की थी उसमें। और आपको पता है वो उसकी शूटिंग कहाँ हुई है उस सॉन्ग की? उसकी शूटिंग लद्दाख में हुई नहीं, थी। कहाँ पे? लद्दाख में? हुँ। अच्छा, ये मतलब आपने जलती पे तेल का काम किया या जख्मों पे नमक छिड़का? नहीं, ये तो ये बताया कि जैसे वो जो बलूचिस्तान जैसा जो वहाँ का जो इलाका है, उस अच्छा, तरह की ज्योग्राफी जो है वो देख उसका मैच करके फिर लद्दाख में मिली उनको, तो लद्दाख अच्छा, में जाके उन्होंने उसकी शूटिंग की। अच्छा, वाओ! ओके। क्योंकि ल लद्दाख में उसी तरह का वो बारेन है पूरा, लद्दाख इज़ कोल्ड डेज़र्ट। हाँ, हाँ, हाँ। बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो कोल्ड डेज़र्ट। वहाँ पे भी आप देखिए कि जो पहाड़ होते हाँ, हैं वो हाँ। पूरे जी। नंगे होते हैं, कोई किसी भी तरह का वेजिटेशन नहीं होता, कोई पेड़-पौधे नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत जो वहाँ पे वो सिंध नदी बहती है लद्दाख में से, तो उसके किनारे-किनारे आपको थोड़े बहुत पेड़-पौधे मिल जाएँगे, बाकी सब पूरा कंप्लीट डेज़र्ट, बारेन एरिया। तो वो बारेन एरिया उसी तरह का बलूचिस्तान में होता है। तो फिर उन्होंने ढूँढा होगा तो फिर बाकी और कहीं नहीं मिला क्योंकि कहते हैं कि साहब कि वो इधर डेज़र्ट में भी गए थे, तो डेज़र्ट में भी चूँकि वो जो वो रेत और उस तरह का होता है, वो हुँ, बलूचिस्तान में नहीं होता, वो बलूचिस्तान तो वो पहाड़ी होता है। फिर उन्होंने ल लद्दाख में ढूँढ के मिला उनको, कि साहब अच्छा। लद्दाख का एरिया इस तरह का एरिया है, तो उन्होंने लद्दाख में उसकी शूटिंग की। हुँ, ओके। तो लेकिन सर जो कराची है वो तो मुंबई से मिलता-जुलता है ना? और हाँ, लियारी नहीं, एक नहीं, खास। नहीं, हाँ, लियारी का जो ये पूरा जो शूटिंग है ना, ये थाईलैंड में सेट बनाया था इन्होंने। अच्छा। ये जो सेट जो है लियारी का, ये लियारी का सेट थाईलैंड में बनाया था इन्होंने। थाईलैंड में क्यों सर? क्योंकि कहते हैं कि जो कराची और मुंबई ये मिलता-जुलता है। नहीं, कराची, मुंबई तो मिलता-जुलता है ना, तो इस तरह की शूटिंग सड़कों पे तो नहीं हो सकती ना। नहीं, लेकिन आपके तो स्टूडियोज़ कितने बड़े-बड़े हैं जहाँ पे इतने बड़े बनाए जाते हैं, इस तरह सेट लगाए जाते हैं। जो करेगा साहब वो कोई 10 एक एकड़ में उनको सेट बनाना था। अच्छा, अच्छा। वो बहुत बड़ा सेट बनाया था पूरा उसका, अच्छा, बिल्कुल ओके। रियल लुक और रियल फ़ील देने के लिए। हुँ। तो वो जो है वो उन्होंने थाईलैंड में कहीं जगह-वगह ढूँढ के फिर वहाँ पे बनाया था। ओके। तो इसीलिए कह रहे थे ना कि बहुत पैसा लगा इस फ़िल्म पे और अगर हिट ना हुई तो बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये तो सुपर हिट हो गई मुझे लग रहा है। दो 260 260 करोड़ इंडियन, मतलब पाकिस्तान में आप उसको 3 गुना कर लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। पाकिस्तान के हिसाब से हो गया हुँ, करीब हुँ। 800 करोड़ रुपए का हुँ, खर्चा। हुँ। तो संजय जी आप लोगों को सूझी क्या ये अचानक से ये फ़िल्म बनाने की? हाँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह की फ़िल्म बन रही है। ये तो अच्छा, हाँ, वही ना अचानक पता आया है नहीं था तो किसी को, हाँ। वरना फ़िल्मों का पता अब होता है कि आप ये जी देखिए ऐसी कि कोई। इसके टीज़र से और इसके ट्रेलर से पहले कोई इन्होंने प्रोमो भी नहीं किया। हाँ, कोई किसी तरह का कुछ कोई नहीं, इंटरव्यू भी नहीं दिया। कुछ पता ही भी नहीं इसके था। बारे में बात नहीं की। हाँ, 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 और इट केम सडनली लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हाँ। लेकिन इसीलिए इतना बहुत। हुँ। धुरंधर को देख के कुछ लोग इंस्पायर हो गए और उन्होंने सिडनी में जाके यहूदियों को मार दिया। कहा देखो अच्छा, रहमान डकैत तो नहीं रहा, हम कर लेते हैं डकैती, इस तरह की बात थी। हाँ, हाँ। बड़ा कंडेम करना चाहिए वो जो एक हुआ है, एक बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट। ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को मैं सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि ये इवल क्राइम है और एंटी सेमिटिज्म का जो है ये वाकया है। और उसमें कितने ऑस्ट्रेलिया का तो इतना बड़ा ये वाकया है कि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई टेररिज्म का इतना बड़ा वो हुआ होगा जिसमें 16 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और 40 के करीब जख्मी हैं। 1996 में हुआ था, तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने जो गन लॉज़ थे, वो चेंज कर दिए थे। लेकिन हम्म, जो नए गन लॉज़ आने के बाद पहली बार हुआ है शायद ये। हम्म। अभी मैं देख रही थी, कह रहे थे कि अब फौरी तौर पर उन्होंने फैसला किया है कि गन लॉज जो है अपने चेंज करेंगे। लेकिन सर ये गन लॉज से ज्यादा देखें ना, एक मेंटालिटी माइंडसेट वो जो रेडिकलाइजेशन चल रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो बाप बेटा दोनों हैं
इनका ताल्लुक दाइश से, आईसिस से उनका रिलेशन निकल रहा है। उनके गाड़ी में झंडे भी पाए गए हैं उसके, आईसिस के। और 2019 में ये सस्पेक्ट था लड़का, इसको पकड़ा भी गया था इसी उस पे, लेकिन छोड़ दिया गया था। तो अब देखें क्या किया उसने। तो मेरा ख्याल है कि ये लॉ तो ठीक है, अपनी जगह पर है। ऐसे देखें आप, इन कंट्रीज में जो लॉ है वो बहुत नर्म है। जो वेपन्स है उसको आप रख भी सकते हैं कानूनी तौर पर, उनका लाइसेंस उस पे। लेकिन जो बाप और बेटा ने वो किया है, आप वो माइंडसेट आप अंदाजा करें। देखिए ना, कि चलें, वो होता है कि जी बेटे ने ये कर दिया, किसी लड़के ने जाके कर दिया, तो माँ बाप ये उससे लाताल्लुकी कर लेते हैं, कहते हैं कि जी हमें क्या पता, इसकी कंपनी ऐसी थी, ये पता नहीं कहाँ से इसने सुन लिया, कैसे उनकी हत्या चढ़ गया। पता ये चल रहा है कि जी डैड भी वो काम कर रहा है और सन भी वो काम कर रहे हैं, यानी पूरे का पूरा खानदान ही वो मेंटालिटी है, माइंडसेट है। तो आप तो ये आग लगाना है कि आपने पूरी दुनिया को क्या करना है। जहां पर रह रहे हैं, जहां के आप वीजे लेकर गए हैं, जहां पे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप उसी में जो है थाली में छेद कर रहे हैं, आप वहां पे जाके उन्हीं लोगों को मार रहे हैं। तो ये जो एक, अब देखें ना, कहते हैं तो हम संजय जी ये हैं कि जी मुस्लिम माइंडसेट, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाकयात जब भी होते हैं उसके अंदर मुसलमान ही कोई ना कोई निकलता है। और सही बात भी है, ये कोई कोई गलत बात नहीं है कि ऐसा होता है कि मुसलमान निकलते हैं। लेकिन देखिए उसके अंदर एक जो हीरो बना है आदमी, जो कि अहमद अल अहमद, वो भी मुस्लिम है और वो फ्रूट हाँ, सेलर लेकिन है। वो पाकिस्तानी नहीं है। वो पाकिस्तानी नहीं है। तो वही ना सर, जो जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना पूरी दुनिया में, तो डर के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं लो भाई, अब देखो कहीं ये जरूर इसमें से कोई ना कोई नाम इधर का ही निकलेगा। तो पता चलता है कि उधर का ही नाम निकलता है कहीं ना कहीं से। लेकिन सर इसको कह रहे हैं कि अफगानी है, अफगानिस्तान का है, अब ये कह रहे हैं। कौन? ये नाम जो तो अफगानिस्तान जिस जैसा नहीं लड़के लग और रहा। लड़के ने, नवीद और नवीद जो साजिद, हाँ नवीद अकरम और साजिद अकरम, ये तो खालिस पाकिस्तानी नाम है। हाँ। इस तरह लेकिन के सर नाम तो हाँ, अफगानिस्तान में नहीं पाए जाते। ऐसे ही है। मैं भी ये सोची थी कि नवीद अकरम और साजिद अकरम या तो पाकिस्तान में होंगे या इंडियन मुस्लिम होंगे, या वो यही यही हो सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान यानी पाकिस्तानी जो कि अफगानिस्तानी नहीं, अफगानी जो पाकिस्तान में पला बड़ा है। वो अफगानी जो पाकिस्तान में पला बड़ा, तो उसके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तान का ही होगा ना, क्योंकि वो तो 40 लाख अफगानी है पाकिस्तान में जो पले बड़े हैं। उनकी तो जनरेशन ही सर वहां पे जवान हुई है ना, तो उनको आप अफगानी कैसे कहेंगे? हाँ, वो तो पता नहीं। अभी तो आपके आईएसपीआर बिजी होगा ना नैरेटिव बनाने में, झूठ बोलने में, डिसेप्शन चारों तरफ गढ़ने में। बाकी अभी तो बात ये भी आ रही है कि आपका जो, देखिए, जब पहलगाम वाला हमला हुआ था, उसके तो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले ही तो आसिम मुनीर का वो लेक्चर हुआ था आपके जो क्या है वो, ओवरसीज गैदरिंग के सामने। जी, अमेरिका में जो गैदरिंग हुई थी आप उसकी बात करें? नहीं, अमेरिका में नहीं, यहीं हुई थी, पाकिस्तान में ही हुई थी। अच्छा ओवरसीज लोग जो बुलाए गए थे उसमें। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। तो जी, तो उसमें तो आप दो खुल कमी के, नजरिए वाली बात करने लगे हैं ना, टू हाँ, नेशन दो थ्योरी कौमी पे जो उन्होंने, नजरिया, हाँ। और हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, और हिंदू और हम एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल वही पुरानी बातें। और उसके ठीक हम्म। उसके बाद वहाँ हो गया। तो अभी मुझे लगता है कि ये आजकल जो है वो यहूदियों के खिलाफ चल रहा है, तो फिर ये यहूदियों को आपने निशाना बना लिया। पाकिस्तान का तो है ही है कि आप हनूद और यहूद दोनों से तो दुश्मनी है ही। आखिरकार बड़ी किताब में लिखा हुआ है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। सर हनूद, यहूद और नसारा सब ही हैं, और अहमदीस तो वैसे ही हैं। वो तो बेचारे किसी वही नहीं, फिर पारसी, और फिर मतलब कोई रह गया है? नसारा को थोड़ा बहुत कंसेशन है कई जगह पे, लेकिन नहीं यहूद नहीं और सर, हनूद को तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ आप कह सकते हैं एक दो पॉइंट का फर्क शायद पड़ जाए, वरना देखिए बात पता क्या है, संजय जी, ये जो है ना ये क्योंकि जब वो आपके 9/11 किया गया था, हम्म, तब तो वो तो नसारा के खिलाफ ही था। हाँ। तो वही तो बोल रही हूँ ना, कि ये जो है ये सभी के सभी, मतलब सिर्फ ये जो माइंडसेट है ना,
इसने ही लुटिया डुबोई है या इसी ने खाना खराब किया है। और आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इनमें जो एक ये माइंडसेट और मेंटालिटी पाई जाती है ना कि बाकी पूरी दुनिया, हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम दुनिया से सबसे अच्छे हैं, और बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं वो हमारे सामने पानी भरते हैं, कमी कमीन है, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं, वो हैं कौन, हमें मानना पड़ेगा, अपना छोड़ के इस तरफ आ जाओ। ये जो है ना, इन इन कंट्रीज को कि जो है ना इन हालात तक पहुंचाने का, वो यही मेंटालिटी जिम्मेदार है, यही रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखिए, आप इसराइल के खिलाफ उठ के फजूल किस्म की बोंगियां मारते हैं, बात करते हैं, आम लोगों की भी मैं बात कर रही हूँ। मैं देख रही थी, बल्कि अभी एक डिबेट हो रही थी इंडिया के एक टीवी पे, तो वो साहब ये बोल रहे थे कि जी ये जो है ना, इसराइल ने देखें जो जेनोसाइड की वहां पे गजा में जाके, तो इनके साथ सही हो रहा, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये हो रहा है। आपके अपने हाथ में जो मोबाइल है, वो इसराइल और वेस्ट की टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर रहे हैं। मतलब आप किस मुंह से उन कंट्रीज को मुकाबला करेंगे, या आप कहेंगे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको मार देंगे, या जिनकी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिनसे आप पैसा लेके अपना कंट्री चला रहे हैं। सर, आईएमएफ के पास जो कंट्री है, उसकी अगर नौजवान और उसके आम लोगों के ये माइंडसेट आप बनाएंगे, जो कहेंगे कि नहीं, हम इनके उस जहां से आप एड ले रहे हैं उसको आप गाली दे रहे हैं, तो ये जो है ना एक माइंडसेट, अब देखिए ये कहां पर ले आया है, ये वहां पर ले आया है कि अब इनके खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, यूके से लेकर और आप ऑस्ट्रेलिया तक। अब मुस्लिम्स के खिलाफ आपको पता है कैसे सेंटीमेंट पाए जाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले क्या कहा था, उन्होंने कहा था अपने कंट्री में, इटली में रहने वाले मुस्लिम्स को, आपने अगर रहना है तो हमारी तरह रहें वरना निकल जाएं। अच्छा, सिर्फ उन्होंने नहीं, कई एक कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि मुस्लिम्स को ये कहा गया है कि या तो आप अपना माइंडसेट चेंज कर लें। तो देखिए ना, आप जाते हैं उनके मुल्क में रहने के लिए, और फिर आप उन्हीं को ये कहते हैं कि अपने कुत्ते पार्क्स में लेकर ना आओ, हमने यहाँ पे नमाज पढ़नी। कैन यू इमेजिन? सर, ये चौधरी की जो मेंटालिटी, आप अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि आप उनके मुल्क में रहने के लिए आए और आप उनको कह रहे हैं कि तुम अपने कुत्ते पार्कों में ना लाओ क्योंकि ये नापाक है। तो इसके अब बारे ये में क्या देखिए, कहें? इसी बात पे मैं जो भी लेटेस्ट जो बात चल रही है कि फ्रांस में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो फ्रांस ने टेररिज्म के डर से टाल दिए। अच्छा, ओ, कैन यू इमेजिन? ओहो, ओके। और इटली में भाई साहब ने वो सांता क्लॉज के हाउस को आग लगा दी, आफताब जट। तो नाम से ही पता लग रहा है कि पाकिस्तान के ही होंगे। ये कब हुआ है सर? ये मैंने अभी, एक मिनट, मैं देखा नहीं, ये अभी कल हुआ है की सर बात ये? है, कल की ओ, बात है कल ये। हुआ है, अच्छा, ओके। हाँ, पाकिस्तानी नेशनल मोहम्मद आफ्ताब जट has been arrested in Italy for setting fire to Santa Claus's house. अब इससे अंदाजा कर लें आप। अब तो वो आप जिससे, हाँ, अपनी जो है ना वो शिर्क के खिलाफ जो जिहाद करना है, वो आप दूसरी कंट्रीज में जाके करोगे तो वो कब तक टॉलरेट करेंगे? नहीं नहीं सर, वो टॉलरेंस का जो है लेवल, वो बहुत ऊपर अब चला गया है। अब वो बात जो है वो सर से गुजर चुकी है, क्योंकि आपने देखा कि आप देख रहे होंगे कि कितने एक्शंस लिए जा रहे हैं इसके खिलाफ, और बहुत ज्यादा ऐसे फैसले हो रहे हैं कि जी, अब यानी बात वहां पर पहुंच चुकी है कि अगर आपने मैं समझती हूँ कि ऐसे जिन दो तीन कंट्रीज के मैंने नाम भी लिए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत रेडिकलाइज्ड है यहाँ के लोग, और इंतहा पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अपना माइंडसेट अगर इन्होंने अभी भी ना चेंज किया, तो देखें, ईरान की तो अपनी बात है ना, ईरान पे तो सेक्शंस भी लगी हुई हैं। वो तो कहते हैं ठीक है ना, हमने कहीं जाना है और ना कोई आए हमारे पास, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, फिर की फर्क ही नहीं है। तो अगर आपने भी ऐसा बनना है, आपके तो आधे से ज्यादा लोग तो इन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, आप कैसे बंद करेंगे? और अगर इन्होंने रोक दिया तो आप क्या करेंगे? सऊदी अरेबिया तो पहले ही बंद कर चुका है, सऊदी अरेबिया और यूएई के जी फकीरों को रोको, अपने बैगर्स जहाज भर भर के जाते हैं वहां पर, वो पहले ही तंग आ चुके हैं कि आपके जो सिटीजन है वो आके क्या करते हैं हमारे कंट्रीज में, ये तो सबको ही पता है। वहां के पार्लियामेंट में ये डिबेट्स हुई हैं कि रोके इनको, वहां पे बड़ी शर्मिंदगी का सामना है हमें। तो अगर आप जहां पर आपकी इतनी बड़ी जो यूथ है, वो काम करने के लिए इतने ज्यादा जो पाकिस्तानी है, वो अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में है, तो उनके साथ क्या सलूक होगा, मुझे बताएं आप। तो लेकिन जो मदरसा माइंडसेट है वो वहां पे कम होने का नाम नहीं ले रहा, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। वो देखिए, मैं अभी देख रही थी कि अभी तो यहाँ वहां पे कहा गया कि जी 16 लाख जो मदरसे के बच्चे हैं, या पता नहीं स्टूडेंट्स हैं, वो जो हैं वो जिहाद करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ।
टाइम पड़ा तो वो मिलकर उठ खड़े होंगे। तो अभी तक तो आप मदरसे और के एक एक स्टूडेंट्स पर एक ही एक डिपेंड कर रहे हैं। एक वो ख़वातीनों का भी तो बनाया गया है कोई, जी, सर वो जैश ने बनाया है, जैश ने। हाँ, सर वो उसकी आप बात कर रहे हैं ना जो जैश मसूद अज़हर ने। जैश-ए-मोमिनात क्या है वो, उसका क्या हाँ, नाम है? ऐसे ही कुछ है। जी, जी, ऐसे ही कोई नाम है, जैशुल मोमिनात, ऐसे ही है। तो इ तो अभी अभी तक लोग जो है वो कम से कम म महिलाओं से नहीं डरते थे, अब आपसे भी डरने लगेंगे। लेकिन ये सर ये अभी की बात नहीं है संजय जी, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में कई ऐसे हमले हुए हैं जो महिलाओं ने किए हैं। जो कराची यूनिवर्सिटी पे एक हमला हुआ था उसमें खुदकुश जो थी वो महिला थी, बुर्के वाली। अच्छा फिर इससे पहले बलूचिस्तान में एक पीएचडी डॉक्टर थी, वो लड़की बलोची। मेरा हुँ, ख्याल है मजीद ब्रिगेडिया इस तरीके से इन्हीं के किसी की वो उसके उन्होंने उसको किया था, ज़हन साज़ी की थी। वो और उसके बच्चे भी थे। वो पीएचडी डॉक्टर वो फटी थी जाके एक जगह पे। ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है कि वहाँ पे महिलाएँ और जो लड़कियाँ हैं वो भी फट रही हैं। वो अब बात जो है वो यहाँ तक कहाँ पहुँची है, बच्चों से महिलाओं पे भी पहुँच गई है। बड़ा खतरा है। लोग यूट्यूब पे भी बचना शुरू करेंगे, कहीं यूट्यूब पे तो नहीं है ऐसा कि डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू? यार अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं, लेकिन कोई पता नहीं फ्यूचर में आ जाए। लेकिन इसी के साथ मैंने ये भी सुना कि साहब लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ये क्या हुआ? हाँ जी, सर ये देखें, देखें, वो कहते हैं कि उल्टी गंगा बह रही है, वो कहते हैं ना आपके जो मुहावरा बोला जाता है, वो एक तरफ कह रहे हैं आपके धुरंधर जो है, उसने हुँ, जो है वो तो क्या कर दिया हमारे साथ, तबाही बर्बादी फेर दी, जो धुरंधर आया हमारे खिलाफ मूवी बना दी। और दूसरी तरफ आप यूनिवर्सिटी में जो है वो कह रहे हैं कि अब महाभारत पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। देखें, ये हुआ है लम्स में सर। लम्स हुँ, यूनिवर्सिटी जो मैनेजमेंट साइंसेज यूनिवर्सिटी है लाहौर की, एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ आपको याद होगा, इमरान खान के दौर में जब बड़ी ये खबर चली थी जब जनरल बाजवा लम्स पहुंचे थे लेक्चर देने के लिए और स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए। तो उसकी बड़ी खबरें चली थी। स्टूडेंट्स ने इमरान खान के जो सपोर्टर्स स्टूडेंट थे उन्होंने बड़े कड़े सवालात उनसे किए थे, तो वो बातें बाहर निकल आई थी। तो लम्स जो है वहां पर एक उनकी फैकल्टी और वर्कशॉप हुई, ऑनलाइन वर्कशॉप 2-3 महीने की थी शायद ये। उसमें उन्होंने संस्कृत और महाभारत और भगवत गीता, मेरा ख्याल है इसके कोई लेक्चर्स वगैरह हुए, तो उन्होंने कहा कि हम इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, यानी इसको अब हम ऐड करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं उनको ये बताया जाए, पढ़ाया जाए। और इसमें संस्कृत क्योंकि एक एशियंट लैंग्वेज है और वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा अपना ही है। अब मुझे समझ में नहीं आती, एक तरफ आप कहते हैं यहूद हनूद और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भगवत गीता और संस्कृत लैंग्वेज और जो महाभारत है वो आपका अपना है। सर हमारा अपना कहाँ से हो गया, मुझे समझ में नहीं आई। और अगर हमारा तो अपना है तो फिर मतलब हिंदू ये और तो गड़बड़ मुसलमान। हो जाएगी, तो फिर वो जो अरेबिक लीनिएज है उसका क्या होगा? हाँ वो नहीं सर वो तो है ही अपना ना, वो तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा टिल्ट आ रहा है। हो सकता है कि वो ट्रेंड जो है वो वो मैं चेंज तो हो। सुन रही थी, वो हसन निसार साहब ने तो अपना डीएनए टेस्ट भी करा के अपने आप को सेंट्रल एशियन डिक्लेयर कर दिया है और कह दिया है कि मैं इस गलीज बर्रे सगीर का नहीं हूँ। सर हालांकि उनकी सारी आदतें वैसी ही हैं। उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी हैबिट्स जो नजर आती हैं वो सब बिल्कुल साफ, वो लगते हैं कि बड़े-सगीर के ही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ यहाँ का। और वो कहते हैं कि साहब कि मैं बड़ा फॉर्च्यूनेट हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। वो नहीं सर बिल्कुल ये अपने तो आप को अलग ही रेस का मानते हैं। संजय जी ये तो बदकिस्मती हुई कि वहां के नहीं है लेकिन वहां पैदा हो गए। तो ये खुशकिस्मती कहाँ से आई? वो तो अरब थे, सोचिए वो तो मोहम्मद बिन सलमान के घर पैदा हुए होते सर। कितने वो क्या शाही जिंदगी गुजारे होते, उन्हें कहना चाहिए मैं बदकिस्मत हूँ जो यहाँ पर पैदा हो तो अभी तक जो है वो अल पाकिस्तान वाला जो है एक नज़रिया है वो गया नहीं है।
नहीं नहीं यार, वो कैसे, वो तो जाते जाते जाएगा, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि पता नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा, वो तो हर दिन। लेकिन ये एक अच्छा, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि भगवत गीता या जो है आपको और रिलीजन्स जो है आपको पढ़ाने चाहिए। देखिए ये माइंडसेट चेंज करने का हमेशा से जो बात होती है ना, कि भाई रेडिकलाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है, पूरी दुनिया से जो है हमारे ऊपर थू थू होती है, लोग कहते हैं जी देखें आप लोगों की तरफ से दहशतगर्दी वगैरह वगैरह, ये सब जो भी पकड़ा जाता है वहां का निकलता है। तो फिर उसके लिए बहुत अरसा पहले, मुझे याद है, उसके ऊपर हमने बड़े प्रोग्राम्स भी किए कि जी रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, और नेशनल एक्शन प्लान, जो नेशनल एक्शन प्लान था सर, उसके अंदर ये रिफॉर्म्स में एक ये बात भी थी कि जो करिकुलम है और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ऐसी चीजें लाई जाएंगी कि जिससे आपका जो माइंडसेट है उसको चेंज किया जाए, उसमें जो है वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसके अंदर ये था कि जो नेबर्स हैं या जो दूसरे रिलीजन है उसको जो काफिर कहा जाता है, जो उनको दुश्मन कहा जाता है, इसको कम किया जाएगा सब्जेक्ट्स के अंदर, बुक्स के अंदर, खासतौर पर प्राइमरी जो स्कूलों छोटे बच्चों को पढ़ाने में। तो लेकिन वो हुआ नहीं, वो सिर्फ रिफॉर्म्स लाने की बात की जाती है, हुआ नहीं। तभी तो देखे ना, अगर रिफॉर्म्स आई होती तो जगह जगह अभी तक ना फट रहे होते। अभी तक देखेंगे दहशतगर्दी कितनी ज्यादा हो गई है, और भी ज्यादा हो गई है टेररिज्म वहां पर। तो अगर उसके ऊपर वाकई प्रैक्टिकली काम किया जाता तो फिर उसमें कुछ तो फर्क आता है ना, माइंडसेट में, मेंटालिटी में। लेकिन वो उसके अगेंस्ट ही काम होते रहे कि जी अब जो है वो नाजरा भी पढ़ाया जाएगा, कुरान की तालीम छठी सातवीं आठवीं दसवीं तक दी जाएगी, उसके बगैर कोई पास ही नहीं हो सकेगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो अगर लम्स ने ऐसा कोई स्टेप लिया है तो मैं तो समझती हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि माइंडसेट चेंज करने का एक यही सबसे बेसिक तो रूल यही है कि आप अपनी एजुकेशन में जो है वो इनकॉर्पोरेट करें ऐसी चीजें कि जो बच्चों को दुनिया दिखाएं, सिर्फ अपनी ही सच ना दिखाएं जो आपने बनाया हुआ है, गढ़ा हुआ है, बाकी जो दुनिया के सच हैं वो भी उनके सामने आए। ये तो तभी तक चलेगा ना जब तक कोई फतवा ना आ जाए। हाँ। अभी मेरे मैं पास पढ़ वो। रहा था हाँ। हमारे यहाँ यूपी में एक जगह है बरेली। ये यहाँ के ये बरेलवी मुसलमान होते हैं। हम्म। हम्म, आपके शेख अहमद रजा बरेलवी, जी जी। उनके फॉलोअर्स बरेलवी जिनको बोलते हैं, हम्म। तो बरेली हम्म। में हम्म। साहब, बरेली में कोई साहब ने उनकी बेटी का निकाह था, तो उन्होंने अपने सभी परिचितों को बुलाया और उसमें हिंदुओं को भी बुलाया, हम्म। क्योंकि आप जानते हो लोग तो मिलजुल के रहते हैं। हम्म। साहब जो है वो बरेलवी मौलानाओं को पता चल गया, उन्होंने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अच्छा। यहाँ इन्होंने काफिरों को बुलाया है अपनी शादी में, तो इनके यहाँ कोई न जाए। और बाद में वो निकाह जो है उसमें कोई मुसलमान नहीं आया, वो सिर्फ हिंदुओं की मौजूदगी में निकाह संपन्न हुआ। तो ओहो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लम्स के ऊपर हम्म। फतवा आने वाला है, बच के रहे लम्स वाले। और हाँ नहीं नहीं, फतवे ये का तो कोई होगा। इलाज नहीं है, आपको भी पता है। फतवा आ गया तो अब तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं कर हाँ, सकते। ये तो सर आएगा ही आएगा। ये तो वो कहेंगे कि ये देखें, ये तो हम कहते हैं ये बाहर के एजेंडे पे चलते हैं, ये अमेरिका के एजेंडे पे चल रहे हैं, ये यहूदो नसारा के एजेंडे पे चल रहे हैं, अपनी नस्लों को, अपनी जनरेशन्स को ये बनाना चाहते हैं, ये यहूदी बनाएंगे, ये इसलिए कर रहे हैं। सारा ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। साफ साफ सर ये फतवा लगाने वाले ने कहना ही ये है कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, जो ये कह रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। वो कह रहे हैं जी, वो कहेंगे जी एक तरफ धुरंधर आ गई है, वो आपके खिलाफ फिल्में बना रहे हैं और आप भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। बताइए। ये फतवा आएगा अच्छा, सर। एक और मजे की बात है, वो ये आपके मैंने देखा था एक क्लिप आई थी, वो शायद आरजू काजमी के चैनल पे आई थी। एक सलमान रशीद साहब हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि साहब कि अगर आप अपने को अरबी मानते हैं तो फिर आपकी दादियों से और नानियों से जाके पूछना पड़ेगा। हाँ तो सही है ना सर, बात तो यही है ना कि यानी ये आप किस किस्म के वो कर रहे हैं। आप जरा गहराई में जाके सोचें तो आपको तो यही सोचना पड़ेगा ना भाई कि ये क्या हो गया। लेकिन वो तो वो नहीं ना, आपको पता है, वो तो कहते हैं अरबी खून है हमारे अंदर। हाँ, तो अरबी अरबी खून है तो खून। आप खुद अंदाजा कर ले किसका खून है। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में।
सर ये वो है ना कि डिनाई करना, जब आप डिनाइल में हो, डिनाइल मोड में, और आप कहें कि जहां से आपकी रूट्स हैं अगर आप उसका इनकार करेंगे तो फिर तो वो कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते ना, फिर तो आपसे यही सवाल होगा कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर भाई बताओ क्या हुआ कि ये हो गया। फिर तो यही सवाल होगा ना जब आप डिनाइल मोड में होंगे, फिर आपसे तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा फिर उसका। हाँ, ये है, लेकिन पाकिस्तान का मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। अब आपके जो है वो मौलाना मुनीर जो है वो आपके ऑल इन ऑल हो गए। उन्होंने तो स्पेस ही नहीं छोड़ी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। हालाँकि पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या हाल है, उ उसको धुरंधर ने बता दिया कि साहब की वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो किस तरह का वायलेंस कराती थी। उनके ही सरपरस्ती में होता था सब कुछ, लियारी में जो होता था। जी, जी, क्योंकि जो लियारी और कराची पे तो खैर एमक्यूएम का राज भी रहा है, सिंध पे तो हमेशा से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपी के हुँ। अलावा तो कोई नहीं आ सका सिंध पर आज तक। तो उसकी तरक्की या तरक्की ना होना, सबका सब रिस्पॉन्सिबल वही है। जहालत से लेकर जो कुछ भी हुआ अच्छा या बुरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि वहां पे आज तक कोई और नहीं आ सका। उसमें जो जगह शेयर की वो एमक्यूएम ने की, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, अल्ताफ हुसैन की जो पार्टी थी। लेकिन अब जो अल्ताफ हुसैन की पार्टी है जो कि मुख्तलिफ उसमें बढ़ चुकी है, वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट, प्रो इस्टेब्लिशमेंट कही जाती है, क्योंकि वो अब जगह फिल करने के लिए जो है, जब अपनी थोड़े वो जगह वहां पे बनाने के लिए, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनकी बूट पॉलिश करके या जो भी है उनका साथ काम करके जो है वो अपनी बना लेते हैं सीटें, फिर वो गवर्नर भी लग जाते हैं और कराची में और जो भी कुछ सीट्स वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एमक्यूएम कभी, जो पहली पाकिस्तान की मिडिल क्लास पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो एमक्यूएम थी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। क्योंकि बाकी तो वडेरे थे ना, यानी पीपल्स पार्टी भी वडेरों की जमात है, और एलीट की। और जो एमक्यूएम थी वो पहली वो पार्टी थी जो वो थी मिडिल क्लास पार्टी, क्योंकि जो अल्ताफ हुसैन उनके साथ जितने भी काम करने वाले थे सब गरीब गुरबा यानी बिल्कुल आम लोग थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने वायलेंस का रास्ता अपना लिया, क्योंकि उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ वो उस दौर में, और फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए बहुत ज्यादा, तो उसके बाद जो है वो फिर निकल गए उसमें से। जाहिर है कि जब आप एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे तो अल्टीमेटली आपको निकल ही जाएंगे आप। जब तक कि अगर आपने उस सिस्टम में रहना है तो आपको फिर पॉलिटिकल सिस्टम में ही रहना होगा, उसी के थ्रू आएंगे तो रहेंगे वरना निकल जाएंगे। तो फिर वो अल्ताफ भाई जो है वो निकल गए वहां से। और लेकिन वो वाकई एक खौफ का राज था जो इसमें दिखाया गया धुरंधर में, लियारी और वहां पर। ये तो उस वक्त की बातें हैं और सब चलता है ये कि जी ये बात जो है ये होता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ना अभी हिंदी इमरान खान का तो मुझे लग नहीं रहा कि आसिम मुनीर उसको निकलने देंगे। तो फिर अब डेमोक्रेसी कहाँ रही? डेमोक्रेसी तो वैसे भी नहीं थी, सिलेक्शन होता था इलेक्शन की जगह। लेकिन अब तो जो थोड़ा बहुत एक पर्दा था, वो पर्दा भी चला गया। तो सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में। सर यानी कि डेमोक्रेसी की तो हाँ, हाँ, नेवी जी, और जी, एयरफोर्स भी उन्हीं के हाथ में पहुंच गई। जी, जी, बिल्कुल। अब तो बिल्कुल सारा कुछ जो है वो उन्हीं के हाथ में है। और इमरान खान का तो देखें, पहले भी बात कही जा रही थी कि इमरान खान डील करेंगे तो निकल जाएंगे अगर जाना चाहेंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि अभी अनकरीब उनके साथ कोई अच्छा सलूक होगा। यानी ये कि कोई ऐसा है कि वो निकल पाएंगे वहां से या नहीं। वो खुद अगर निकलना चाहेंगे और कहेंगे कि हाँ जी ठीक है मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, अगर वो ये बात मान लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि उनको निकलने दिया जाएगा। क्योंकि देखिए मुल्क से बाहर जब वो चले गए तो फिर वो सरदर्द खत्म हो जाएगा ना, उनकी जो अपोजिशन पार्टियां उनका भी, स्टैब्लिशमेंट का भी, कि जब मुल्क से ही बाहर चले गए तो फिर तो बस किस्सा खत्म। फिर उसके बाद जब कभी स्पेस बनेगी ऐसा कुछ, जैसे कि बेनजीर भुट्टो वापस आई थी ना, बेनजीर भुट्टो भी वापस गई थी पाकिस्तान। वो भी जब पाकिस्तान से बाहर निकल गई थी, जिला वतनी उन्होंने की थी। इसी तरह नवाज शरीफ भी, फिर वो दोनों इकट्ठे मुशर्रफ दौर में जब वो रिकंसिलिएशन हुआ था, तो फिर उस वक्त वो दोनों वापस गए थे, वरना तो वहां पर अभी तक मुशर्रफ का ही राज होता, यानी वही वही कुछ चल रहा होता। तो वो दोनों जब वहां पर गए, क्योंकि मुशर्रफ ने बाद में कई बार कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने इनको दोनों को वापस आने दिया, क्योंकि जब एक पॉलिटिशियन वापस जाता है तो फिर वो अपनी जगह बना ही लेता है पॉलिटिकल्स, क्योंकि उसके सपोर्टर्स होते हैं ना, वोट देने वाले। तो इमरान खान मेरा ख्याल है कि अगर बाहर किसी मुल्क में आ जाएं इधर और निकल जाएं तो फिर शायद वो बच जाएं, या ये कि उनका कोई जो भी वो दोबारा से करें स्टार्ट। अभी वहां पर रहते हुए तो कोई एज सच
नियर फ्यूचर में मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो निकल पाएंगे या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो उनका साथ नहीं दे रहा। यानी ये कि हालात उनके साथ नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब अगला इलेक्शन जो होगा वो भी मैनेज्ड इलेक्शन ही होगा। वो तो हमेशा ऐसे ही होता है सर, कब नहीं हुआ पाकिस्तान में हाँ, संजय जी। वैसे तो इमरान खान भी सिलेक्टेड ही थे। इमरान खान कौन सा अपने आप जीत गए। इमरान खान को देखे ना, बनाने वाले कहते हैं कि वो जनरल शुजा पाशा और वो जिन्होंने पहला उनका जलसा करवाया था, और कौन कौन सारे। तो इमरान खान को तो बनाने वाले कहा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान को बनाया किसने? तो उसके बाद हाँ, ये अलग बात है कि उनका फिर उन्होंने जो अपना वोटर बनाया या जो अपने सपोर्टर बना लिया, वो उसने फिर सबको पीछे छोड़ दिया। फिर एक अरसे से उनको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका वो बन गया। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम में, इक्तदार में, गवर्नमेंट में आने के लिए तो जरूरत है ही है सबको। वो किसकी है वो सब जानते हैं, उसके बगैर तो आप गवर्नमेंट में कैसे आएंगे? मुझे याद है कि जब वो लास्ट अभी जब इलेक्शन हुए, उसमें कई पॉलिटिशियंस ऐसे थे जो क्या मिनिस्टर्स भी हैं, वो कह रहे थे, जनरल बाजवा जब थे, उनको फोन किया जी जनरल बाजवा को कि भाई देखो, मुझे हराने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने हारना नहीं है, मुझे अगर हराया तो ऐसा ना होने दें। तो वो जीत गए। तो लोग कहने लग पड़े कि अच्छा, इसका मतलब है कि हराने और जिताने वाले कोई और है। तो सर ये तो सबको ही पता है, वहां पे तो ऐसे नहीं आ सकते ना। हाँ, वहाँ पे तो वैसे कैसे आएंगे। जी जी। मेरे ख्याल से तो आज तक ही नहीं आए। आज तक कभी हुआ कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ क्या आज तक? अ, सर अगर इंडिपेंडेंट होते भी है ना तो एक वो 71 वाला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान टूट गया। वो इलेक्शन तो इंडिपेंडेंट हुआ था जिसमें मुजीबुर रहमान जीत गए थे, क्योंकि उनको जीत आइडिया गया नहीं था। था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही था, ऐसे ही था। वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ था, उसमें जो है वो देख लें उसके बाद क्या हुआ। उस इलेक्शन के बाद में फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इलेक्शन हो गया तो क्या हुआ, आपको हाँ पावर नहीं मिल सकती। हाँ हाँ हाउ कैन बंगालीज बी हाँ, रूलर्स क्लीन ऑफ स्वीप पंजाब। किया था। हाँ हाँ, शेख मुजीबुर रहमान ने क्लीन स्वीप किया था उसके अंदर, लेकिन वो उन्होंने कहा कि अंदाजा नहीं था। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन इसलिए होने दिया गया था उस वक्त भी कि ये अंदाजा, कैलकुलेशन गलत थी कि शेख मुजीबुर रहमान इतनी सीट्स ले लेगा। ये अंदाजे थे कि नहीं, नहीं जीतेगा, ये कि कोई इतना फर्क नहीं होगा कि वो ये कर सके। लेकिन जब वो इलेक्शन हुआ उसके बाद जब ये पता चला, तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। उनका बस इनकार कर दो, हमें तो पता ही नहीं, छोड़ दो। तो फिर आपने देखा ही है उसके बाद क्या हुआ। उसमें तो खैर सर आप लोगों की भी साजिश थी ना। वो कहते हैं जी, तोड़ा तो आपने ही है ना पाकिस्तान मिलके। हम तो वही भी तोड़ेंगे। अच्छा, आपकी पूरी पूरी तैयारी है आप लोगों की सर। एक और पूरी ऑपरेशन तैयारी है ना। सिंदूर हो रहा है क्या? इसीलिए तो धुरंधर छोड़ी है हमने। देखो अभी तो धुरंधर में आ, सेकंड पार्ट आने वाला है, उसके बाद हाँ क्या वो होता है कह रहे हैं। देखिएगा। अच्छा, तो वो ऑपरेशन सिंदूर 2, क्या 2 करने वाले हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो धुरंधर 2 से शुरू होगा। ओ, क्योंकि मैं सर प्रिडिक्शंस देख रही थी काफी ज्यादा ना, उसमें कह रहे थे कि जी ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, ये बड़े खतरनाक ना के दोनों कंट्रीज के लिए। तो संजय जी होने होने दस दियो की प्लान है ਤੁਹਾਡਾ, क्या तो करना जो चाह रहे हैं स्मूथ आप? हो गया ना, आपके सामने आ गया ना धुरंधर। हाँ। धुरंधर का मतलब समझते हैं ना? धुरंधर का मतलब होता है मास्टर। अच्छा। तो ये आप देख लीजिए मास्टरी, तो अब तो आपने समझदार को आपने इशारा काफी है, समझ जाइए क्या होने वाला है। तो आपने कोई मास्टर प्लान बनाया हुआ है? और इसी से शुरू हुआ है धुरंधर 1.0 से। अच्छा भाई सिंदूर 1.0, धुरंधर अच्छा। 1.0, तो फिर तो धुरंधर 2.0, सिंदूर हम्म 2.0। तो संजय जी क्या कोई वो बड़ी वॉर होनी है इस बार? मतलब पिछली भी कोई छोटी मोटी तो मतलब ठीक है, लेकिन कोई इतनी भी छोटी नहीं थी। लेकिन क्या इस बार क्या कोई कन्वेंशनल वॉर की तरफ बढ़े हम? अब ऐसा है कि मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ना हमारे एक वेस्टर्न कमांड जो पाकिस्तान को फेस करती है, उसके जो आर्मी कमांडर हैं जनरल कटारिया, तो वो कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि आप पाकिस्तान को कितना ही हरा लो, ये मानेंगे तो कभी है नहीं कि ये हारे हैं। अच्छा। तो इसलिए इस बार जो है टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे हम, जिससे कि है वो पक्का सबूत दे सके। अब मेरे को तो इतनी हिंट मिली, इट इज आउट देयर इन द ओपन
You can check. अच्छा, okay, all right. I तो will वही check हम that. ढूंढ रहे हैं अभी कौन सा इलाका ठीक रहेगा। बढ़िया, उसके लिए हम लोग जो है वो सब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे पता कर रहे हैं कौन सा इलाका ठीक रहेगा अच्छा, ऑक्यूपाई करने के लिए। फिर हम लोग भी वहाँ कुछ जमीन का जुगाड़ करेंगे, कॉर्नर प्लॉट। तो आपने अखंड भारत का कर लिया है फैसला? नहीं, मैं वो यही तो सर, ट्रबलसम यही तो हम कहते हैं कि आप ट्रबलसम अखंड इलाके भारत नहीं करना चाहिए चाहते हमको। हैं। हैं? हमको ट्रबलसम इलाके नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब देखते हैं, अब ये बताएंगे थोड़ी हम ओपन में आपको कि कौन सा इलाका। हाँ नहीं, जाहिर है सर, आप क्यों बताएंगे हमें। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि ये तो आपने फिर अखंड भारत का स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे सर पता चल रहा है इस बात से, आपकी जो आप कह रहे हैं, मतलब बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं संजय जी, बहुत ही खतरनाक बातें कर रहे हो तुसी। तो ये तो इससे ये पता चलता है कि कोई बड़ी वॉर होने जा रही है दोनों कंट्रीज के बीच। ओ माय अब गुडनेस। आपको क्या दिक्कत है? आप तो आराम से नहीं सर, यूएस में हद बैठे हो हो। गई, ये तो अब ना करें। यानी दिक्कत क्यों नहीं है? दो कंट्रीज के बीच वॉर हो रही होगी और कोई दिक्कत ही नहीं सर। जिसका ताल्लुक उन कंट्री से नहीं है उसको भी दिक्कत हो रही होगी। हमारा तो है रिलेशन, हम तो हैं वहां के, हमें दिक्कत नहीं होगी तो किसको अभी मुझे होगी? पता चला कि आपको एक्साइल कर दिया गया, अब आपको परमिटेड नहीं है आपको अंदर जाना। अच्छा सर, ये आपने किसने इत्तला दी आपको? अब इतना देने वाले आपके ही कोई शुभ चिंतक होंगे, अच्छा, खैर ख्वाह। चले फिर आप भी जरा मुझे, वो उन्होंने आपको क्या चिट्ठी इरसाल की है या क्या लिख के जो है वो दिया, जरा मुझे भी दिखाएं, दें, हमें भी पता चले सर। नहीं, वो तो लोग कह रहे हैं, इसीलिए आपने फिर जानबूझ के अपना वो जो चैनल बंद करवाया जिससे कि है? आपका वो चलता रहे। चैनल बंद करवाया सर मैंने जानबूझ के? मैं तो हाँ, सर, जैसे मैं तो अभी आप सबके सामने आई आपको ये बोल, ISPR के गुड बुक्स में बनी रहे आप। वो चैनल बंद ऐसा करवा लोग के? कहते हैं, मतलब आपके जो खैर ख्वाह है वो कह रहे हैं ऐसा, मैं क्या जानूं। अच्छा, कि भाई मुझसे कोई वो मेरे खिलाफ कोई वो ना करे, मैं कहूँ कि भाई मेरा भी चैनल बंद हो गया, प्लीज, मेरा कोई वो नहीं है। तो सर मैं तो कह रही हूँ, मैं तो अभी आपके सामने भी, बल्कि मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई ये मेरा चैनल तो खोलें। क्यों बंद किया आपने मेरा चैनल? मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की थी उसके ऊपर, तो फिर भी मेरा चैनल बंद करता है। मैं तो कह रही हूँ खोलें। एक मेरा चैनल था, मैंने मुश्किलों से सर 2 लाख किए थे, वो भी आपने जो है वो करके बंद कर दिया उसको। लेकिन ये बात अलग है, वो कह रहे हैं कि चलें अच्छा हुआ है, आपके खिलाफ जो है ना वो मुखालफत कम होगी, वरना लोग कहते लो इसका चैनल खुला हुआ है बाकियों का बंद कर दिया, तो सबने जो है वो पीछे पड़ जाना था मेरे। लेकिन मैं फिर भी ये कह रही हूँ कि मेरा चैनल खोलें। सर बड़ी मेहनत की थी मैंने उसके ऊपर। लेकिन जहां तक बात है सर, थ्रेट्स व्रेट्स वो तो वहां पे रहते हुए भी जो है वो आती रहती थी और मिलती रही, तो वो तो सर आपको पता ही है, जानते हैं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आलिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू वेरी थैंक यू, मच थैंक यू फॉर सो मच, कमिंग टू द थैंक्स अ चैनल। लॉट, थैंक्स अ लॉट।